हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल रावत, लेक्चर बायोलॉजी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अनंतपुर फरीदाबाद आप सभी का स्वागत करता हूं एजुसेट केस लाइव टेलीकास्ट में। बच्चों, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, पार्ट 3 है इस लेक्चर का। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स के बारे में, जिसमें पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है और लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होती है। फिर पढ़ेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शंस की जो पॉपुलेशंस होती हैं वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करती हैं, जिसमें पढ़ेंगे प्रेडेशन क्या होता है, कंपटीशन क्या होता है, पैरासाइटिज्म के बारे में जानेंगे, कॉमनसेलिज्म के बारे में जानेंगे और म्यूचुअलिज्म के बारे में पढ़ाई करेंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो पहला है पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स। कोई भी पॉपुलेशन कैसे ग्रोथ करती है उसके लिए सबसे पहला बताया गया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। किसी भी पॉपुलेशन के ग्रोथ के लिए फूड और स्पेस, खाना चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, ये मस्ट है किसी भी ग्रोथ के लिए। व्हेन रिसोर्सेज इन द हैबिटेट आर अनलिमिटेड, जब रिसोर्सेज चाहे वो फूड हो या खाना हो या स्पेस हो, जगह रहने के लिए, वो अनलिमिटेड है, तो कोई भी स्पीसीज जो होती है वो एक्सपोनेंशियली या ज्योमेट्रिकली फैशन में ग्रोथ करती है। वो कैसे होता है, क्या होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब? देखिए कि एक बैक्टीरियल सेल है, एक ने डिवाइड करके 2 बैक्टीरियल सेल बनाई, 2 से 4 बैक्टीरियल सेल बनी, 4 से 8 बैक्टीरियल सेल बनी। तो जो इनका मल्टीप्लिकेशन है वो ज्योमेट्रिकल फैशन में है, अर्थमेटिक फैशन में है, और ऐसी ग्रोथ कहलाती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब पॉसिबल है? जो रिसोर्सेज हैं, फूड या स्पेस, वो अवेलेबिलिटी उनकी काफी ज्यादा है। ये ग्रोथ कर्व दिया हुआ है बच्चों। अगर जो हम ये रेड लाइन देख रहे हैं, ये ग्रोथ कर्व जो है ये दिखाता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को, जो कि जे शेप का होता है, और ये दिखाता है कि रिसोर्सेज अगर ठीक ठाक हैं, फूड ठीक ठाक मिल रहा है, तो जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जाती है। तो ये जो ग्राफ का कर्व आता है वो जे शेप आता है, और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को डिनोट करता है। देखिए, अगर कोई पॉपुलेशन साइज पॉपुलेशन का एन है और मैं बर्थ रेट की बात करूं वो बी है या डेथ रेट डी है, तो किसी भी टाइम के दौरान क्या होगा पॉपुलेशन का, किसी भी टाइम पीरियड है टी, तो डी एन अपॉन डी टी क्या होगा? डी एन अपॉन डी टी होगा बी माइनस डी इंटू में एन। बी क्या है यहाँ पे? बी है बर्थ रेट, डी है डेथ रेट, इंटू में एन। ठीक है जी। और डी एन डी टी क्या होगा? अगर मान लीजिए बी एन डी, जो बर्थ रेट है, डेथ रेट है, उसको आर मान लिया जाए, तो डी एन अपॉन डी टी क्या होगा? आर इंटू एन। डी एन अपॉन डी टी आर इंटू एन होगा। आर क्या है? आर इन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर चूजन फॉर असेसिंग इंपैक्ट्स ऑफ एनी बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। आर को कहते हैं इंट्रिंसिक रेट, और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि निर्धारण करता है कि जो बायोटिक या एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनका पॉपुलेशन की ग्रोथ पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है। अब जो आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू अलग अलग दिखाई गई है। नॉर्वे रेड के लिए है 0.015 और फ्लोर बीटल के इसकी वैल्यू है 0.12। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इन 1981 R value of human population in India was 0.0205। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि 1981 में R की वैल्यू क्या थी ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए, इंट्रिंसिक रेट क्या था, तो उसकी वैल्यू है 0.0205। अगर इस इक्वेशन को इंटीग्रल फॉर्म में लिखा जाए, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसको इंटीग्रल फॉर्म में दिखाएं, तो इक्वेशन होगी एन टी
इक्वल टू N0 ERT। यहाँ पे NT क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, कि आफ्टर टाइम टी पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी होगी। N0 है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, R क्या है? इंक्रीजिंग रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और E है द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, जिसकी वैल्यू होती है 2.71828। तो इंटीग्रल फॉर्म में भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को इस इक्वेशन के जरिए दिखाया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब बात करते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में। हमने पढ़ा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होता है, जो पॉपुलेशन होती है वो अर्थमेटिक फैशन से मल्टीप्लाई करती रहती है, तो शेप आता है, जो कर्व आता है वो जे शेप आता है। पर लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या है? नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज इन नेचर हैज disposal unlimited resources to permit exponential growth। देखिए, कोई भी पॉपुलेशन है नेचर के अंदर, जो रिसोर्सेज हैं वो कभी भी अनलिमिटेड नहीं होते। वो जो रिसोर्सेज हैं वो काफी लिमिटेड होते हैं, और जब लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे तो कभी भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पॉसिबल नहीं होगी। क्लियर है? तो नेचर के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं वो अनलिमिटेड ना होकर लिमिटेड रहते हैं, और वो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उसकी वजह से कभी भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होती है। दूसरा, इन नेचर गिवन हैबिटेट हैज एनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट ए मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल, एंड दैट इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि सपोज करिए आप जिस रूम में बैठते हैं क्लास के अंदर, उसके अंदर 35 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, तो ये आपके रूम की कैरिंग कैपेसिटी होगी 35। तो 35 से ज्यादा उस रूम में नहीं बैठ सकते। ऐसे ही नेचर के अंदर भी किसी भी हैबिटेट की कैरिंग कैपेसिटी होती है, जिससे ज्यादा ऑर्गेनिज्म उस हैबिटेट के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये कैरिंग कैपेसिटी और रिसोर्सेज की लिमिटेशन जो होती है, वो ये बात बताती है कि जो ग्रोथ होती है वो एक्सपोनेंशियल ना होके लॉजिस्टिक होती है। और लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होती है? ए पॉपुलेशन ग्रोइंग इन ए हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्सेज सोर्स। अगर जो लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे तो क्या होगा जी? कैसे ग्रोथ करेगी कोई पॉपुलेशन? इनिशियली लैग फेस, स्टार्टिंग फेस होगा वो लैग फेस होगा, उसके बाद में एक्सेलरेशन फेस आएगा, एक्सेलरेशन के बाद फाइनली क्या होगा? डिक्लाइनिंग फेस आएगा या इनसेम्पोटेड फेस आएगा। देखिए, ये जो ब्लू लाइन से आप देख पा रहे हैं कर्व कि जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन पहले यहाँ से यहाँ तक स्टार्टिंग का जो फेस था, अगर इस फेस की मैं बात करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक जो फेस है वो लैग फेस है। जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की वो काफी स्लो है, तो ये लैग फेस कहलाता है। इनिशियल फेस जो होता है लैग फेस, फर्स्ट फेस। लैग के पास जो पॉपुलेशन होती है वो रैपिडली ग्रोथ करती है, रैपिडली ग्रोथ करती है। जो सेकंड फेज पॉपुलेशन का जो ये फेज दिखाया हुआ है ये कहलाता है एक्सेलरेशन फेज। तो ये एक्सेलरेशन फेज हो गया, किसी भी पॉपुलेशन के लिए एक्सेलरेट कर रही है पॉपुलेशन। और थर्ड जो फेज होता है जब कैरिंग कैपेसिटी आ जाती है पॉपुलेशन की, तो जो फेज होता है वो स्टेशनरी हो जाता है। ये स्टेशनरी फेज दिखा रहा है कि जो ग्रोथ होती है वो स्टेशनरी हो जाती है, फर्दर ग्रोथ आगे नहीं होती है। और स्टेशनरी फेज के बाद में क्या आता है? डिक्लाइनिंग फेज। जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। तो बच्चों, जो ये ग्रोथ कर्व जो ब्लू लाइन से दिखाया हुआ है ये कहलाता है लॉजिस्टिक ग्रोथ, कि जिसमें पॉपुलेशन पहले लैग फेज में होगी, इनिशियली रैपिड बढ़ना शुरू करेगी। दूसरा एक्सेलरेशन फेज होता है, पॉपुलेशन जो होती है रैपिडली ग्रोथ करती है। थर्ड फेज जो होता है वो स्टेशनरी फेज होता है, जब कैरिंग कैपेसिटी पहुंच जाती है, और कैरिंग कैपेसिटी के बाद पॉपुलेशन जो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है वो डिक्लाइन फेज स्टार्ट होता है। ऐसी ग्रोथ को लॉजिस्टिक ग्रोथ कहा जाता है। अगर इसको प्लॉट किया जाए, इफ ए प्लॉट ऑफ एन इन रिलेशन टू टाइम रिजल्ट इन ए सिग्मोइड कर्व, तो जो कर्व जो आया बेटा ये कर्व कहलाता है सिग्मोइड कर्व, क्योंकि सिग्मा जिस शेप का कर्व है तो इसको सिग्मोइड कर्व कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड बरहर्स्ट पेयर लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो जो इस तरह की लॉजिस्टिक ग्रोथ को कहा जाएगा
वर्हर्स पियर्स लॉजिस्टिक ग्रोथ, उसके साइंटिस्ट के नाम पे, एंड इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये इक्वेशन है लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए, dn अपॉन dt इक्वल टू r n k माइनस n अपॉन k। यहाँ पे n जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी है किसी भी टाइम के दौरान, टाइम t, r इंक्रीजिंग रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, k इज द कैरिंग कैपेसिटी। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ को इस इक्वेशन से हम डिनोट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक ग्रोथ या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में इनसे। अब पढ़ते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में कि जो पॉपुलेशन है वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करती हैं। इन नेचर एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स डू नॉट एंड कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन बट इंटरेक्ट इन ए वेरियस वेज टू फॉर्म ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी। कि नेचर के अंदर कोई भी, चाहे एनिमल है, प्लांट है या माइक्रोब है, आइसोलेशन में नहीं रह सकते, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं अलग अलग प्रकार से। इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस अराइज फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज। दे कुड बी बेनिफिशियल, डेट्रीमेंटल और न्यूट्रल, नाइदर हार्म नॉर बेनिफिट टू वन ऑफ द स्पीसीज और बोथ। तो जो इंटरेक्शंस कैसी हो सकती हैं बेटा, बेनिफिशियल हो सकती हैं कि दोनों के लिए बेनिफिशियल हो, डेट्रीमेंटल हो सकती हैं कि दोनों के लिए नुकसानदायक हो या एक के लिए नुकसानदायक हो, या न्यूट्रल हो सकती हैं कि ना किसी को फायदा हो ना किसी को नुकसान हो। तो ये अलग अलग इंटरेक्शंस होती हैं जिसके बारे में ये पिक्चर में दिखाया हुआ है। पहली जो इंटरेक्शन दिखाई गई है वो है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या होता है बेटा कि कोई दो स्पीसीज है, उन दोनों को ही फायदा होता है, बेनिफिट होता है। ये प्लस जो साइन है वो दिखाता है बेनिफिट को, दोनों को फायदा होता है, तो दोनों को फायदा होगा म्यूचुअलिज्म में। सेकंड है कंपटीशन। कंपटीशन में क्या दिखा रखा है, दोनों को ही हार्म हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो ये कहलाता है कंपटीशन। कंपटीशन वो इंटरेक्शन है कि बोथ स्पीसीज आर हार्म्ड। थर्ड इंटरेक्शन कहलाता है प्रेडेशन, और इस प्रेडेशन में क्या होता है, एक जो पॉपुलेशन है उसको तो फायदा होता है, और जबकि दूसरी जो पॉपुलेशन होती है, स्पीसीज होती है, उसको नुकसान होता है। प्रेडेटर, प्रेडेशन में प्रेडेटर होगा उसको फायदा होगा, जबकि जो प्रे होता है उसको हार्म होता है, तो ये इंटरेक्शन कहलाती है प्रेडेशन। नेक्स्ट है पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म में जो पैरासाइट होता है वो बेनिफिट में रहता है, प्लस से डिनोट करते हैं एक स्पीसीज को, जबकि जो होस्ट होता है वो नुकसान उठाता है, उसको नेगेटिव से शो करते हैं। कॉमनसलिज्म। कॉमनसलिज्म जो इंटरेक्शन होती है बच्चों, उसमें एक को तो फायदा होता है और दूसरे को ना फायदा ना नुकसान, जीरो से हम डिनोट करते हैं इसको। एमनसलिज्म। एमनसलिज्म वो इंटरेक्शन है कि एक स्पीसीज को तो नुकसान होता है और जबकि दूसरी स्पीसीज को ना फायदा ना नुकसान, ठीक है, तो ये कहलाता है एमनसलिज्म। तो एमनसलिज्म में क्या हुआ, एक स्पीसीज को हार्म हुआ और दूसरी स्पीसीज को ना हार्म हुआ ना बेनिफिट हुआ, ये एमनसलिज्म कहलाता है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं प्रेडेशन के बारे में कि प्रेडेशन क्या होता है। इट इज एन इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन वेयर वन एनिमल किल्स एंड कंज्यूम द वीकर एनिमल। जो एक एनिमल है वो वीकर एनिमल को फूड के लिए कंज्यूम कर लेता है। ये आप देख रहे हैं, ये सारे एनिमल्स हैं, और सारे एनिमल्स कैसे हैं, कार्निवोरस। कार्निवोरस है, कार्निवोरस। और ये सारे एनिमल्स जो प्रे होता है अपने फूड के लिए उसकी डेथ कर देते हैं, मार देते हैं उसको। दूसरा जो पिक्चर दिखा रखी है, ये एनिमल्स हैं हर्बीवोरस। तो जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं वो भी अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। एक तरह से अपना फूड किससे लेते हैं, वो प्लांट्स से लेते हैं। तो उनका प्रे कौन हुआ, उनका प्रे हुआ जो प्लांट्स होते हैं। तो ये दोनों जो पिक्चर हैं वो आपको प्रेडेटर्स के बारे में जानकारी दे रही हैं। इंपोर्टेंस क्या है प्रेडेशन की, कि प्रेडेटर्स जो होते हैं वो क्या फायदा पहुंचाते हैं किसी भी कम्युनिटी में, इकोसिस्टम में। ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स टू हायर ट्रॉफिक लेवल्स।
अगर जो प्रेडेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं किसी भी फूड चेन में एक ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल में। कैसे? देखिए, ग्रास है, ये फर्स्ट प्रोड्यूसर्स है, पहला कंज्यूमर ग्रासहोपर, सेकंड कंज्यूमर फ्रॉग, देन पाइथन एंड ईगल। तो एक फूड चेन है। फूड चेन में हम देखते हैं जो ग्रासहोपर है ये हर्बीवोर है, अपना फूड के लिए ग्रास पे डिपेंड करता है, और फिर इससे एनर्जी ट्रांसफर किस में हुई, जो इसका सेकेंडरी कंज्यूमर है या ये फर्स्ट कार्निवोरस है, फ्रॉग से पाइथन एंड पाइथन से ईगल। तो एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है वो प्रीडेटर्स की वजह से ही पॉसिबल है किसी भी फूड चेन में। सेकेंड हम पढ़ते हैं कि जो प्रीडेटर्स होते हैं वो पॉपुलेशन की जो होती है प्रे की उसको कंट्रोल रखने में मदद करते हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। कैसे? इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कि एक प्रिकली पियर कैक्टस है, कैक्टस की एक प्रजाति है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1920 में। और जब किसी बाहर देश से लाया कैक्टस के स्पीसीज को और ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया 1920 में, तो क्या हुआ, ये जो कैक्टस का पौधा था ये काफी बड़े एरिया में, मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स में फैल गया, क्योंकि जो इसका नेचुरल प्रेडेटर था या इंसेक्ट था जो इसको फीड करता था वो उस एनवायरनमेंट में नहीं था। ठीक है, तो क्या किया गया कि इसकी कैक्टस जो इतना सारा पूरे उसमें फैल गया उसको रोकने के लिए क्या किया गया, कैक्टस फीडिंग जो प्रेडेटर था, मॉथ था, उसको नेचुरल हैबिटेट से लाया गया और वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया। तब जाकर वहां पर जो ये पॉपुलेशन थी कैक्टस की उसको कंट्रोल किया गया। ये कैक्टस है जिसको इंट्रोड्यूस किया ऑस्ट्रेलिया में, और ये इसका प्रे है मॉथ जो इसको खाता है। तो इसकी जो पॉपुलेशन थी कंट्रोल करने के लिए नेचुरल हैबिटेट से मॉथ लाया गया। तो जो प्रीडेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है, प्रेडेटर्स आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमॉन्ग कंपीटिंग प्रे स्पीसीज। तो जो प्रेडेटर्स होते हैं वो स्पीसीज की डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इसका एग्जांपल है कि इन द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट द स्टारफिश पायस्टर इज एन इम्पोर्टेंट प्रीडेटर। कि अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट जो है उसमें स्टारफिश जो होती है पिजास्टर, ये एक प्रीडेटर होती है। और एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, इस स्टारफिश को वहां से रिमूव कर दिया, हटा दिया। मतलब जो प्रीडेटर स्टारफिश क्या है, एक प्रीडेटर है, इस प्रीडेटर को उस एनवायरनमेंट से हटा दिया। तो क्या पाया गया, 10 species of invertebrates became extinct within a year because of interspecific competition। क्या हुआ जी, जब स्टारफिश को वहां से रिमूव कर दिया उसके हैबिटेट से, तो जो और स्पीसीज थी, जो और इन्वर्टिब्रेट्स थे, क्योंकि उनका प्रेडेटर खत्म हो गया तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई। पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हुआ, उनमें आपस में इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ गया। इंटर कंपटीशन बढ़ने के कारण जो उनका इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ा, उसने जो स्पीसीज थी वहां पे उनको नष्ट कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। तो क्या रिजल्ट निकला कि जो प्रीडेटर्स होते हैं वो प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, जिससे उनकी डाइवर्सिटी मेंटेन रहती है। तो ये इंपॉर्टेंस होगी प्रीडेटर्स की। अब है डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ प्रे स्पीसीज। जो प्रे स्पीसीज होती हैं वो क्या डिफेंस मैकेनिज्म अपनाती हैं अपने प्रेडेटर से बचने के लिए। पहला है, द प्रे स्पीसीज हैव इवॉल्व्ड वेरियस डिफेंस टू लेसन द इंपैक्ट ऑफ प्रेडेशन। सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग आर क्रिप्टिकली कलर्ड, जिसको कहते हैं कैमोफ्लेज्ड, टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजीली बाय द प्रेडेटर। इसमें क्या होता है, जो प्रे की स्पीसीज होती हैं वो कैमोफ्लेज करती हैं, अपने कलर को बदल लेती हैं हैबिटेट के अनुसार। जिस हैबिटेट में रहती हैं उसका कलर स्पीसीज का, प्रे का वैसा ही हो जाता है, ताकि जो प्रीडेटर्स हैं उसको पहचान ना पाएं और वो अपने आप को
उस हैबिटेट में छिपा लें। एक चित्र देख रहे हैं, इसमें आपको पत्ते पत्ते दिखाई दे रहे होंगे, पर आप गौर से देखेंगे तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक फ्रॉग है, ये भी एक फ्रॉग है, ये भी फ्रॉग है, ये भी एक फ्रॉग है। इन्होंने अपने आसपास का जो हैबिटेट है, जो पत्ते हैं, अपने कलर को बिल्कुल वैसा ही चेंज कर लिया है ताकि कोई भी प्रेडेटर इनको पहचान न कर पाए। सेकंड पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये एक बटरफ्लाई है या मॉथ है। ये जो मॉथ है, ये मॉथ का जो कलर है बिल्कुल जिस ट्री के ऊपर ये बैठा हुआ है बिल्कुल वैसा ही है ताकि प्रेडेटर इसको डिटेक्ट न कर पाए। तो ये है कैमोफ्लेज। दूसरा है, एक बटरफ्लाई होती है मोनार्ड बटरफ्लाई, और ये बटरफ्लाई जो होती है ये टेस्ट में काफी गंदी होती है। इसका जो टेस्ट होता है वो काफी डिसटेस्टफुल होता है, तो कोई भी प्रेडेटर इसको नहीं खाना चाहेगा क्योंकि इसका टेस्ट बड़ा गंदा होता है। और ये टेस्ट कैसे आता है इस बटरफ्लाई का? कैटरपिलर स्टेज में जब ये बटरफ्लाई होती है तो ऐसे प्लांट्स को ये फीड करती है, ऐसे प्लांट्स पे ये फीड करती है जो कि काफी पॉइजनस होते हैं। क्लियर है? तो अगर ये एनिमल इस तरह से अपने आप को ढाल लेंगे तो प्रेडेटर से बच जाएंगे। अब है डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट्स क्या हैं? मान लो कि प्रेडेटर है, एनिमल्स में तो क्या हुआ, जो प्रे होता है वो भाग सकता है, अपना रंग बदल सकता है जैसा हमने देखा। तो प्लांट्स क्या डिफेंस मैकेनिज्म अपनाते हैं किसी भी प्रेडेटर से बचने के लिए? देखिए, प्लांट्स में क्या होता है, जो हर्बीवोरस होते हैं, प्लांट्स को ग्रेजिंग एनिमल्स कह सकते हैं, उनसे बचने के लिए क्या क्या डिफेंस मैकेनिज्म अपनाते हैं? थॉर्न्स, जैसे हम पढ़ते हैं कि अकेशिया, कीकर और कैक्टस में थॉर्न्स, कांटे उग जाते हैं, कांटे बन जाते हैं, जो कि एक मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है अपने आप को ग्रेजिंग एनिमल से बचाने का। एक चित्र देख रहे हैं आप लोग, ये जो आपको थॉर्न्स दिखाई दे रहे हैं अकेशिया के, ये ग्रेजिंग एनिमल से इसको बचाते हैं। दूसरा जो पिक्चर है इसमें आप देख रहे हो कैक्टस, कैक्टस में स्पाइन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी इसको ग्रेजिंग एनिमल से बचाते हैं कि जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं वो इनको ना खाएं। दूसरा, कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो कुछ ऐसे केमिकल्स पैदा करते हैं, जो केमिकल्स होते हैं इन हर्बीवोर एनिमल्स को बीमार कर देते हैं। अगर वो उनको खाएं तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, रिप्रोडक्शन को घटा देते हैं और इवन की डेथ भी कर देते हैं। तो कोई भी हर्बीवोरस एनिमल्स इन प्लांट्स को नहीं खाना चाहेगा। एग्जाम्पल है, एक वीड है कैलोट्रोपिस। जो कैलोट्रोपिस आंख का पेड़ जो होता है वो काफी केमिकल बनाता है जो कि काफी पॉइजनस होते हैं। इन्हें कार्डिग्लाइकोसाइड्स होते हैं और ये क्या करते हैं, जो एनिमल्स इसको खाता है वो एनिमल मर जाता है। तो काफी हार्मफुल या पॉइजनस केमिकल्स कैलोट्रोपिस प्रोड्यूस करता है ताकि कोई भी ग्रेजिंग एनिमल इसको ना खा पाए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफेंस मैकेनिज्म प्लांट्स की क्या होती है हर्बीवोरी से बचाने के लिए। समझ में आई? अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, ए वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस दैट वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्लांट्स ऑन ए कॉमर्शियल स्केल। निकोटीन है, प्लांट से निकलता है, तंबाकू के प्लांट से, टोबैको प्लांट से। कैफीन है, क्विनीन है, स्टायरकाइन है, ओपियम है। ये सारे केमिकल्स हैं जो प्लांट्स पैदा करते हैं अपने आप को ग्रेजर्स से बचाने के लिए। तो ये डिफेंस के लिए पौधे बनाते हैं केमिकल्स, और ये केमिकल्स हमारे यूज में आते हैं। ये निकोटीन का है, ये टोबैको प्लांट है, इससे निकोटीन आइसोलेट होती है। इसे कैफीन कॉफी प्लांट, और ये प्लांट्स जिससे क्विनीन हम प्राप्त करते हैं। तो यार केमिकल्स जो डिफेंस करते हैं पौधों को। अब नेक्स्ट इंट्रोडक्शन है कंपटीशन क्या होता है। कंपटीशन अकर्स व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज compete फॉर द सेम रिसोर्सेज दैट आर लिमिटिंग। तो सिंपल अगर कहा जाए तो कंपटीशन का मतलब हो गया कि कोई रिलेटेड स्पीसीज हैं और वो आपस में compete करती हैं सेम रिसोर्सेज के लिए। दिखा रहा है इस पिक्चर में आपको कंपटीशन के बारे में। पर
अनरिलेटेड स्पीसीज जो होती हैं वो भी सेम रिसोर्स के लिए compete कर सकती हैं। तो जरूरी नहीं है कि रिलेटेड स्पीसीज ही कंपटीशन करें आपस में, अनरिलेटेड स्पीसीज भी कंपटीशन कर सकती हैं सेम रिसोर्सेज के लिए। इसका एग्जांपल क्या है? इन सम शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स विजिटिंग फ्लेमिंगोज एंड रेजिडेंट फिशेस compete फॉर देयर कॉमन फूड दैट इज zooplankton इन द लेक। कि जो साउथ अमेरिकन लेक्स हैं वहां पे फ्लेमिंगोज जो होते हैं वो और जो रेजिडेंट फिशेस है वो दोनों ही एक कॉमन रिसोर्स जो कि जूप्लैंक्टन होता है उनका भोजन, उसके लिए compete करते हैं। तो दोनों स्पीसीज कैसी हैं? अलग अलग हैं। फ्लेमिंगोज अलग स्पीसीज है और रेजिडेंट फिशेस अलग स्पीसीज है, पर रिसोर्सेज उनका कॉमन है। सेकंड है, इन इंटरफेरेंस कंपटीशन द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीसीज might be reduced due to interfering and inhibitory presence of the other species, even if resources that is food or space are abundant। कि अगर फूड और जो स्पेस है वो भी खूब सारा है, बट फिर भी एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज जब आती है उसकी प्रेजेंस होती है वो उसकी एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देती है। क्लियर है? तो आप कहेंगे कि कंपटीशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? तो कंपटीशन की डेफिनेशन है, कंपटीशन डिफाइंड एज ए प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज measured in terms of R, the increasing rate of increase, is significantly lower in presence of another species। तो कंपटीशन का मतलब हुआ कि एक स्पीसीज की फिटनेस कम हो जाती है किसी दूसरी स्पीसीज के प्रेजेंस में। तो ये वेल डिफाइंड होगा कंपटीशन के लिए। अब है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक नियम दिया गॉस वैज्ञानिक ने और वो क्या कहता है? इट स्टेट द टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज competing for the same resources cannot coexist indefinitely and competitively inferior will be eliminated eventually। कि अगर दो स्पीसीज हैं जो काफी क्लोजली रिलेटेड हैं और वो compete करती हैं सेम रिसोर्सेज के लिए, तो वो साथ साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जो इंफीरियर स्पीसीज है वो एलिमिनेट हो जाती है। ये बात तब तो ठीक है जब रिसोर्सेज काफी कम है, लिमिटिंग है। अगर रिसोर्सेज लिमिटिंग नहीं है, रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, तो ये प्रिंसिपल है, ये बात जो गॉस ने कही ये सही नहीं है। इस पिक्चर में देखते हैं कि देखिए एक ये प्लांट है, इस पे बहुत सारे इंसेक्ट हैं और जो येलो बर्ड्स हैं ये साइज में छोटे हैं और खूब सारा इनके लिए भोजन है फीडिंग करने के लिए। और सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, एक दूसरे बर्ड आ गए जो कि रेड कलर से डिनोट किए हुए हैं, लाल रंग से। ये साइज में सुपीरियर है येलो बर्ड से। जो येलो बर्ड्स हैं इनकी तुलना में ये काफी साइज में बड़े हैं, सुपीरियर हैं। पर देखिए जो फूड है, रिसोर्सेज है, वो अनलिमिटेड है, काफी रिसोर्सेज है, कमी नहीं है। तो जो येलो जो बर्ड्स दिखा रखे हैं ये भी एलिमिनेट नहीं होते, खत्म नहीं होते, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज काफी सारे हैं। तो दोनों स्पीसीज को एग्जिस्ट करती हैं। तो यह है गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट पढ़ते हैं पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म क्या होता है? इट इज एन इंटरेक्शन वेयर वन स्पीसीज, जिसको पैरासाइट कहा जाता है, डिपेंड्स ऑन अदर स्पीसीज, जिसको होस्ट कहते हैं, फॉर फूड एंड शेल्टर। इसमें होस्ट को नुकसान पहुंचता है। तो जो पैरासाइट होते हैं वो क्या करते हैं, अपने होस्ट से फूड लेते हैं, शेल्टर लेते हैं और होस्ट को इससे नुकसान पहुंचता है। ये इंटरेक्शन कहलाती है पैरासाइटिज्म। मॉस्किटो है, पैरासाइट होता है, ब्लड सक करता है। और सेकंड जो पिक्चर दिखा रखी है इसमें कसकोटा है। कसकोटा जो होता है एक पैरासाइटिक प्लांट होता है जो कि दूसरे प्लांट से अपना फूड ग्रेन करता है। ठीक है, तो ये दोनों पैरासाइटिज्म को डिनोट करते हैं। अब एडेप्टेशंस ऑफ पैरासाइट, कि जो पैरासाइट्स हैं उसमें क्या क्या एडेप्टेशंस हो जाती हैं बेटर सर्वाइवल के लिए। लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, उनको अपना खाना दूसरों से लेना है
तो जो सेंस ऑर्गन है उन्हें उसकी कोई जरूरत नहीं होती। प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन्स और सकर्स टू क्लिंग ऑन द होस्ट, कि जो होस्ट होता है वो चिपक सके उससे, तो इसलिए उसमें एडहेसिव ऑर्गन्स या सकर्स फॉर्मेशन हो जाती है, बन जाते हैं। लीच दिखा रखी है, देखिए आप लीच का जो ये हिस्सा दिखा रखा है ये सकर कहलाता है, डिटेल में यहाँ पे दिखा रखा है। ये सकर क्या करता है कि जो होस्ट होता है उसे बाइंड करने में और ब्लड सक करने में हेल्प करता है। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि अपना खाना तो दूसरों से लेना है तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम ज़्यादा एडवांस होने की जरूरत नहीं है। हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, इनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये अडेप्टेशन हैं किसी भी पैरासाइट्स के। अब टाइप ऑफ पैरासाइट्स की, पैरासाइट्स जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो पैरासाइट्स मेनली दो प्रकार के हम पढ़ेंगे, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। एक्टो जो वर्ड है उसका मतलब होता है आउटसाइड, तो जो पैरासाइट आउटसाइड पाए जाते हैं बॉडी के उन्हें कहा जाता है एक्टोपैरासाइट, जिसमें ह्यूमन लाइस है जो जुएं होती हैं बालों में, या फिर टिक्स जो पिस्सू किसी भी डॉग या किसी एनिमल को होते हैं। ये फिशेस दिखा रखे हैं, ये भी पैरासाइट की तरह काम करती हैं, छोटी फिशेस। और एक कस्कुटा जो अभी हमने देखा, अमरबेल अपना फूड है वो छोटे प्लांट से लेती हैं। ये सारे सुपरफिशियली आउटर सरफेस से भोजन लेते हैं, तो इन्हें कहा जाता है एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट का मतलब होता है वो पैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहते हैं, एंडो मतलब इनसाइड, तो इनसाइड जो पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है एंडोपैरासाइट। इसमें राउंड वॉर्म्स होते हैं जो इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं हमारी में, टैपवॉर्म होते हैं वो भी अंदर पाए जाते हैं बॉडी के, या लीवर फ्लूक है। तो ये सारे जो नीचे एग्जाम्पल हम देख पा रहे हैं ये एंडोपैरासाइट्स हैं जो बॉडी के इनसाइड रहते हैं और वहां से अपना फूड या शेल्टर लेते हैं। ब्रूड पैरासाइटिज्म क्या होती है? ब्रूड पैरासाइटिज्म एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि जो बर्ड होते हैं, कुछ पक्षी क्या करते हैं, अपने अंडों को दूसरे पक्षी के नेस्ट में रख देते हैं। तो जो दूसरा पक्षी होता है वो उन जो एग्स होते हैं उनको वो इंक्यूबेट करता है, ये कहलाता है ब्रूड पैरासाइटिज्म। तो ब्रूड पैरासाइटिज्म in birds is a fascinating example of parasitism in which the parasitic bird lays its eggs in the nest of its host and it lets the host incubate them. तो इवोल्यूशन हुआ, साथ साथ में क्या हुआ, जो इनके एग्स होते हैं वो काफ़ी सिमिलर होते हैं कि जो बर्ड होता है होस्ट बर्ड वो पहचान नहीं कर पाता कि ये सेल्फ हैं या नॉन सेल्फ हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं ये ब्लू एग्स दिखाई दे रहे हैं, ये किसी भी होस्ट के हैं, और जबकि ये दूसरा जो डिफरेंट एग दिखाई दे रहा है ये किसी भी पैरासाइटिक बर्ड का है या दूसरे बर्ड का है, और ये इंटरेक्शन कहलाती है ब्रूड पैरासाइटिज्म। और इस तरह की इंटरेक्शन जो कोयल होती है और जो क्रो होता है, कुकू एंड क्रो, उसमें भी देखी जाती है। क्लियर? कॉमनसेलिज्म, इस इंटरेक्शन में क्या होता है, इस इंटरेक्शन में बच्चों एक स्पीसीज तो बेनिफिट होता है और जो दूसरी स्पीसीज होती है उसको ना बेनिफिट होता है ना उसको हार्म होता है। इस तरह के इंटरेक्शन को कहते हैं कॉमनसेलिज्म। इसका एग्जांपल है मैंगो ट्री एंड ऑर्किड। देखिए ये जो चित्र देख रहे हैं आप, ये छोटा सा पौधा है, ये ऑर्किड प्लांट है। ऑर्किड प्लांट क्या करता है, ये मैंगो ट्री के ऊपर ग्रोथ करता है। ये ट्री है, मैंगो ट्री की स्टेम दिखा रखा है, इस पर ग्रोथ कर रहा है। अब ग्रोथ करने से इसको तो फायदा हो रहा है, शेल्टर मिल रहा है, फूड मिल रहा है, जबकि मैंगो ट्री को इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, अर्गेट एंड ग्रेजिंग एनिमल। जो एनिमल्स होते हैं जो चारा खाते हैं, ये एनिमल दिखा रखे हैं आपने, ये क्या करते हैं जब घास में चलते हैं तो जो घास में जो इंसेक्ट होते हैं छोटे छोटे, वो घास के हिलने से बाहर निकल के आते हैं। और जो ये बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं आपको, अर्गेट्स, ये क्या करते हैं, इनके लिए इजी हो जाता है उन इंसेक्ट को फूड के लिए पाना। तो ये इंटरेक्शन क्या जाता है, कॉमनसेलिज्म। इसमें क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं, ग्रेजिंग एनिमल, उनको तो कोई नुकसान नहीं होता है, जबकि जो बर्ड्स होते हैं वो अपना खाना ले लेते हैं इजीली। सी एनिमोन एंड क्लॉन फिश, ये जो क्लॉन दिख रहा है आपको, ये फिशेज होती हैं छोटी छोटी, और ये सी एनिमोन के जो टेंटिकल्स होते हैं उन टेंटिकल्स में छिप जाती हैं ताकि कोई भी प्रेडेटर्स इनको ना खा पाए।
तो इससे CNA1 को तो कोई नुकसान नहीं होता है, जबकि जो क्लोन फिशेस होती है उनको शेल्टर मिल जाता है, ये अपने आप को बचा लेती हैं किसी भी प्रीडेटर से, तो इनको फायदा होता है। तो इंटरेक्शन होगी कॉमन्सलिज्म। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म क्या होता है? ये वो इंटरेक्शन है जिसमें दोनों स्पीसीज को फायदा होता है, दोनों स्पीसीज साथ में रहती हैं और दोनों स्पीसीज बेनिफिट लेती हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है लाइकन्स का। लाइकन्स जो होते हैं बच्चों, ये दो पार्टनर मिलके लाइकन बनाते हैं। एक इसमें फंगस होता है और दूसरा पार्टनर जो होता है वो होता है एल्गी। अब एल्गी और फंगस में क्या करती है? एल्गी का काम होता है न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करना, और एल्गी पार्ट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाना। तो एल्गी फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है, फूड सिंथेसाइज करता है, और फूड किसको देता है? फंगस पार्ट को। और फंगल पार्ट क्या करता है? न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है और देता है एल्गी को। तो दोनों ही पार्टनर्स बेनिफिट लेते हैं। तो ये एग्जांपल हो गया म्यूचुअलिज्म का। सेकंड एग्जांपल इज माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है? जो हायर प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स के अंदर फंगस पाई जाती है, फंगस। और ये फंगस क्या करती है? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है और प्लांट को दे देती है, और उसके बदले में प्लांट क्या करता है? इसको न्यूट्रिशन या शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट होता है। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एग्जांपल इज फिग ट्री एंड वास्प। देखिए, जो फिग ट्री होता है जिसमें अंजीर लगते हैं, वो क्या होता है कि मान लो ये अंजीर है, ये इंसेक्ट है, वास्प है, ये अपने एग ले करने के लिए इस जो फ्रूट होता है उसके अंदर जाता है, एग ले करता है। एग ले करने के साथ साथ, जब ये एग ले कर रहा है, उसके साथ साथ जो ये फ्लावर्स होते हैं उस फ्लावर्स को भी पॉलिनेट कर देता है, उसका पॉलिनेशन कर देता है। अब उसे प्लांट को क्या हुआ? प्लांट का पॉलिनेशन हो गया। और जो इंसेक्ट है वास्प, उसको क्या फायदा हुआ? जो इसके एग्स थे, इसके एग्स जब ग्रोथ करेंगे, ग्रोथ के बाद जो मैगोट्स होंगे या इसका प्यूपा होगा, उससे फूड कहां से लेगा? इस फिग से फूड लेगा। तो उसको फूड मिलता है इस फिग से, और जबकि जो प्लांट होता है, फिग का जो फ्लावर होता है, उसका पॉलिनेशन हो जाता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जिसमें दोनों को ही फायदा हो रहा है। तो ऐसा इंटरेक्शन कहलाता है म्यूचुअलिज्म। ये आप देख पा रहे हैं कि हनी बीज हैं, ये फ्लावर्स जो है उससे क्या लेती हैं? नेक्टर, पोलन ग्रेन्स करती हैं, और बदले में क्या होता है? प्लांट्स का पॉलिनेशन हो जाता है। तो बोथ आर बेनिफिटेड। सेक्सुअल डेसिट। सेक्सुअल डेसिट क्या होता है? देखिए, एक ऑर्किड प्लांट होता है छोटा सा, ओफायरस, उसमें ये दिखाता है सेक्सुअल डेसिट प्रक्रिया को। इसमें क्या होता है कि जो ये प्लांट होता है, इसकी एक पेटल जो होता है वो बिल्कुल किसी भी इंसेक्ट, फीमेल इंसेक्ट जैसा होता है। मॉर्फोलॉजी में फीमेल इंसेक्ट के जैसा दिखाई देता है इसका एक पेटल, और फीमेल इंसेक्ट के जैसा दिखाई देगा तो क्या होगा? जो मेल इंसेक्ट हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, इससे सूडो कॉपुलेशन होगा, और सूडो कॉपुलेशन से क्या होगा कि एक प्लांट पे गए, उस पर सूडो कॉपुलेशन हुआ। उसके बाद जब जो इंसेक्ट है दूसरे प्लांट पे जाता है, तो दूसरे प्लांट पे जाने के बाद इसके जो पोलन ग्रेन्स हैं इस प्लांट पे ट्रांसफर कर देता है। तो ये कहलाता है प्यारे बच्चों सेक्सुअल डेसिट। सेक्सुअल डेसिट में जो प्लांट्स का जो पेटल है वो फीमेल की तरह दिखाई देगा, और दूसरा जो इंसेक्ट होता है उसको एक्चुअल में समझ के, रियल इंसेक्ट समझ के सूडो कॉपुलेशन करता है और पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करता है, जिससे कि इन प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन क्रिया हो जाती है। ये कहलाता है सेक्सुअल डेसिट। तो बच्चों, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और होपफुली आपके सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।